नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। पेंड्रा कार्यशाला में सीएम धामी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने किया कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। 29 मई से 12 जून तक प्रदेश भर में चलेगा कार्यक्रम। देहरादून में श्रद्धा से मनाया गया गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस। सिख समुदाय ने छब्बील लगाकर बांटा ठंडा मीठा शरबत। अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस ने उठाए सवाल। करण माहरा बोले सरकार वीआईपी का नाम भी बताए, साक्ष्य मिटाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मरीज मिले। ऋषिकेश एम्स में 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स पॉजिटिव। एक्टिव केस 6 हुए। प्री मानसून की बारिश मई में दूसरी बार गिरा पारा। 6 डिग्री आई कमी, गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की देहरादून की खबर से। देहरादून से आपको खबर बता रहे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस कार्यशाला। आज कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। पुष्प श्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम। मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस कार्यशाला। आज कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम। पुष्प श्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। देहरादून से आपको जानकारी दे रहे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस कार्यशाला। आज कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम। पुष्प श्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं जहां पे पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम धामी। पुष्प श्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम। राज्य आपदा प्राधिकरण कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही मेरा सचिव महोदय से अनुरोध है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र सिंह अध्यक्ष एनडीएमए को भी भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने का प्रश्न। इसके पश्चात मेरा पुनः सचिव महोदय से अनुरोध है कि माननीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति श्री विनय रोहिला जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट करने का प्रश्न। अब मैं पुनः सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य सचिव महोदय उत्तराखंड शासन को भी पुष्प
चल रहा है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर विकासखंड के उनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेगी। किसानों के फीडबैक के आधार पर नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी बनाई जा सके। कल्याण ग्राम्य विकास के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव क्या मुझे हमारे राज्य के देश के अंदर इसकी शुरुआत प्रदेश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ प्रदेश के किया। विज्ञान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं जाएंगे। खबर आपको कोटद्वार से बता रहे, जहां प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी ने एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच में एक वीआईपी को बचाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई थी। साथ ही एक भाजपा विधायक की भूमिका संदिग्ध रहने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर आश्चर्य जताया। मंत्री ने पुलकित आर्य और साथियों की कॉल डिटेल न निकलवाए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन्हीं सब कारणों के जांच की पारदर्शिता संदेह खड़ी कर रही है। तो देखिएगा, इस पुलकित आर्य कोर्ट में पहुंच चुका है, देख सकते हैं आप। और आप देखिए, आप पुलकित आर्य को और जो मुख्य कत्ली है, जिसकी वजह से कत्ल हुआ, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है और केवल आजीवन कारावास ये सज़ा पर्याप्त नहीं है। हम ये मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ खोट रखी गई है और हम चाहते हैं कि हत्या का बदला फांसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का काम वहाँ की विधायक ने किया है, यमकेश्वर की, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआईटी की रिपोर्ट ने, एसआईटी वालों ने अंकिता के जो फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं उनके डिटेल्स खंगाले, लेकिन जो पुलकित आर्य है और अन्य साथी हैं उनके कोई कॉल डिटेल्स नहीं खंगाले गए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस पर पूरे देश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इसी क्रम में देहरादून में भी समुदाय ने श्रद्धांजलि अर्पित की और छबील दिवस के रूप में यह दिन मनाया गया। गुरु अर्जुन देव जी के 1606 में सुगल बादशाह जहांगीर की ओर से दी गई अमान्य यातनाओं के बावजूद धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी शहादत की याद में देहरादून में जगह जगह छबीलें लगाई गई, जहां सिख समुदाय के लोगों ने राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाकर सेवा भाव का परिचय दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गुरु
की शिक्षाओं को याद करके उनके बलिदान को नमन किया। आज जो है शहीदों के सरताज सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई थी। आज शहादत जो है, और उसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में, पूरे जहां में जो है ठंडे मीठे जल की सेवा करी जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में सारे सेवादार भाई हैं हमारे, तो उनकी वजह से जो है आज संगतों को ठंडे मीठे जल की और लंगर प्रसाद लगाए जाते हैं। आज उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया है। 3 गुनहगारों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली तक ने इस हत्याकांड को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला था। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या का आरोपी उसी होटल के मालिक पर लगा था जिसमें वह तब बतौर रिसेप्शन ईस्ट काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के बंतरा रिजॉर्ट में लापता हो गई थी। 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इंटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। 2 साल 8 महीने चली सुनवाई के बाद कोटद्वार पुलिस ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत में लंबी बहस चली और आखिरकार गुनहगारों को दोषी करार दे दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 19 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। यह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने बंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। यहीं से वह गायब हो गई थी। 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकितार ने अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार किसी बात को लेकर अंकिता और पुलकित में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में कथित तौर पर धक्का दिया था। नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, जिसमें पुलकितार को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्या आरोपियों, जिसमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकितार, उसके कर्मचारी भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू हुई। कोटद्वार स्थित एडीजी कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलों का लंबा दौर शुरू हुआ। अब फाइनली ये मामला अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह आए थे, जिनमें 47 गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया था। 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया और आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद के साथ जुर्माना लगाकर सजा सुना दी है। संतोष नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में, जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें
वीआईपी का पता न चला सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणुवी, अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आंखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत से बेहतर बना दी है। हम तो हमारी ज़िंदगी कैसे है ये आप सभी जानते हैं। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे? जाएंगे। मेरी सभी जनता वालों से, सभी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस बेटी को यहाँ तक न्याय दिया। 354 और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, एसआईटी के जो जांच अधिकारी थे, और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अवनीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोवाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 दिसंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडेगिरी अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारा कहना है कि जिस तरीके से अंकिता को मारा था, एक बच्ची घर से निकली थी, उसके साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करी और उसको मार दिया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि पुलकित आर्य उसके जो 2 दोस्त हैं उनको भी सजाए मौत मिले। और हम लोग इसके लिए पूरे 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुलिस ने जगह जगह शहर में जो बैरिकेड्स लगाए, जो जनभावनाओं को दबाने की कोशिश की गई, ये सरासर गलत है। हमेशा से ये होता है। इतनी पुलिस फोर्स तो इन्होंने तब नहीं लगाई जब यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण में सीएम धामी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। को समन्वय का काम करना चाहिए, प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, पूरी सजगता संवेदनशीलता के साथ आपदा से पूर्व सारी तैयारी हमको सुनिश्चित करनी है, क्योंकि मेरा मानना है आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक हमारा एक सामूहिक दायित्व है, जिसमें प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय भी है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जन सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विभाग नोडल जैसा विभाग है जो सबका समन्वय करने का काम करता है। आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। वहीं पुलिस
कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। अन्य विभाग त्वरित रूप से जहां आवश्यकता होती है वहां पर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लोग उपचार करने के लिए घायलों को ठीक प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। PWP हमारा सड़क और पुलों की मरम्मत करता है। इसके अलावा अन्य भी विभाग, छोटे बड़े विभाग सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और इस प्रकार सभी विभाग मिलकर और सभी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन को सफल बनाते हैं, आपदा में राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि इन सभी इकाइयों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाए, संवाद अच्छा हो, स्पष्ट कार्य विभाजन न हो तो राहत और बचाव कार्यों में विलंब होगा, जिससे धन भी ज्यादा लगेगा, जन की हानि भी बढ़ सकती है। अनेक प्रकार का इसका जो आपदा का प्रभाव कम होना चाहिए वो अधिक हो सकता है। इसलिए विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जानकारी, जो समझदारी, सूझबूझ उनसे हमें प्राप्त हो सकती है, सच में वो हमारे लिए बहुत आपदा प्रबंधन के समय में मदद का काम कर सकती है। मेरा मानना है कि जब तक समाज जागरूक, प्रशिक्षित और सतर्क नहीं होगा तब तक किसी भी सरकारी प्रयास का जो हमारा प्रभाव है वो बहुत सीमित होगा। उसको विस्तार तभी मिल सकता है, उसको और प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर लोगों का भी और जन समर्थन हमको प्राप्त हो। क्योंकि आपदा की स्थिति में स्थानीय नागरिक ही मौके पर उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, युवा समूह, महिला समूह, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस एवं अनेक ऐसी संस्थाएं जो प्रशिक्षित एवं उनको सशक्त बनाना भी अति आवश्यक होता है। साथियों, यदि हम आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे हमने 2024 में गौरीकुंड में बादल फटने की घटना के दौरान प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आपदा के प्रकोप को काफी हद तक कम किया था और हजारों लोगों को वहां से हमने निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी। और मैं स्वयं उस दिन वहां पर पहुंचा था लिंचौली में, और काफी तरह का, चूंकि उससे पहले रात भर आपदा रही, देहरादून में बड़ी आपदा थी उस दिन। देहरादून के साथ साथ टिहरी में, गुत्तू में और घनसाली क्षेत्र में बादल फट गया था, जहाँ के बारे में विनय रोहिला जी बता रहे थे। और सच में आपदा के समय में हम लोगों के साथ खड़े होकर तत्काल रूप से उनको मदद देकर बहुत का जो उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उस समय जो उनकी एक बहुत ऐसी स्थिति होती कि कोई हमारे साथ नहीं है, उस समय हम उनके साथ खड़े हो जाए तो उनका काफी दर्द कम किया जा सकता है। और जो रोहिला जी ने बताया, यहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर बादल फट गया था घनसाली के पास, और बादल फटने के बाद एक बहुत दर्दनाक हादसा वहाँ पर हुआ कि एक बुजुर्ग माता, जिनकी आयु मुझे लगता है कि 100 वर्ष के आसपास रही होगी, 90 से 100 के बीच में, उनके परिवार की, उनका बेटा, उनकी बहू और वहाँ शायद साथ में काम करने वाले कोई, एक छोटा सा होटल था, तो होटल चलाते थे। और रात में बादल फटा और तेज पानी आने के कारण से वो होटल समेत वो सब के सब बह गए, और उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको पता ही नहीं था कि अब मेरे बहू और मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक पोता दिल्ली में कोई काम करता था, वो भी रास्ते में आ रहा था, मतलब कोई साथ नहीं उसके बाद। बहुत ही मैं सच बताऊं तो देखने के बाद अत्यधिक जो एक कष्ट होता है, मानवीय संवेदनाएं जिसके अंदर भी हो, तो उस समय बिल्कुल ऐसा हो गया कि आंखों से आंसू गिर जाएंगे। महिलाओं ने घेर रखा था और माता जी को पता ही नहीं कि मेरी देखभाल करने वाले हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।